अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। जनरल साइंस लेसन में आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे कि हार्ट अटैक कहा जाता है। और ये टॉपिक फेडरल सिंध केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल सिंध और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर 4 मैन एंड हेल्थ में मौजूद है, जबकि बलूचिस्तान में ये चैप्टर 5 जो कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से है उसमें ये टॉपिक मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बारे में जान सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो अगर हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की बात करें कि ये क्या है, तो ये एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं? जो हार्ट या ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम बात करें मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की, तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हार्ट रिलेटेड डिजीज है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन दो वर्ड से बना है। मायोकार्डियल का मतलब है हार्ट मसल्स और इन्फ्रेक्शन का मतलब है टिश्यू डेथ। यानी कि इस कंडीशन में, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है कि मायोकार्डियल कंडीशन है, इन्फ्रेक्शन कंडीशन है, तो इसमें क्या है कि मसल्स डैमेज हो गए, यानी जो मसल्स के टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो गई है। तो इस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो अगर हम इस डिजीज़ के कॉजेज़ की बात करें कि इसकी वजूहात या वजह क्या होती है, तो इस डिजीज़ के काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं। तो वो कॉजेज़ कौन कौन से हैं? वो काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, जिनमें के ओल्ड एज शामिल है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी और ड्रग एडिक्शन वगैरह शामिल है। तो जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, तो वैसे वैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी इस डिज़ीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को कॉन्टीन्यूसली रहता है, तो उस वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि जो मोटापा होता है, मोटापे की सिचुएशन होती है जिसमें कि जिस्म में फ़ैट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं यानी नशे के आदी होते हैं, तो उन अफराद में भी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसके ट्रीटमेंट में शामिल है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी कौन सा ट्रीटमेंट होता है जो कि हॉस्पिटल्स में दिया जाता है? इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं, यानी कि जो हार्ट की आर्टरीज होंगी, उनका ब्लॉकेज ख़त्म किया जाएगा ताकि ब्लड का फ्लो ठीक हो। या एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ पे जो डैमेज आर्टरीज हैं उनको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी आर्टरीज से। यानी कि डॉक्टर्स किसी और एरिया से हेल्दी ब्लड आर्टरीज या ब्लड वेसल्स लेते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं ताकि ब्लड फ्लो ठीक हो। और जब ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, तो हार्ट की हेल्थ ठीक हो जाती है, यानी कि इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती। तो इस तरह से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन डिजीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें या प्रिवेंशन की बात करें कि हिफाजती इकदाम क्या हैं कि इस कंडीशन से बचा जाए, तो मुख्तलिफ किस्म के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसकी मदद से इस बीमारी से यानी इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले ये है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो उसका इफ़ेक्ट आर्टरीज और ब्लड वेसल्स पे होता है, जो कि हार्ट की सेहत पे बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा
अगर स्मोकिंग ना की जाए, स्मोकिंग से बचा जाए, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी को कम करना यानी वज़न का कम करना, वेट मैनेजमेंट, डाइट कंट्रोल करके या मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करके वेट मैनेज किया जा सकता है। और जब वेट मैनेजमेंट हो जाती है यानी कि प्रॉपर ओबेसिटी कम हो जाती है, तो जिस्म में फैट्स प्रॉपर क्वांटिटी में दोबारा वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से आर्टरीज के ब्लॉकेज के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह से भी इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रॉपर मेडिकेशन की जाए, प्रॉपर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए, तो इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के बारे में। और अगर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की बात की जाए तो जिसे आम जुबान में हार्ट अटैक कहा जाता है। और अगर हम टर्म मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की बात करें तो उसका मतलब है डैमेज्ड हार्ट मसल। तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसको भी कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि हमारी बॉडी के बाकी सेल्स हैं उनको चाहिए होती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि ब्लड हार्ट को ये वाली चीज़ें जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि दो ब्रांचिंग कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट हैं जो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके साथ में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे रही है, हार्ट मसल्स को। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये राइट कोरोनरी आर्टरी और फर्दर उससे ब्रांचेस अराइज हुई हुई हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरीज, और हम देख रहे हैं ये आगे उससे फर्दर ब्रांचेस अराइज हुई हुई हैं। अब अगर हम ये बात करें, हम देखें कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कब होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब ये आर्टरीज या इनमें से जो ब्रांचेस आगे अराइज हो रही हैं अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए। ब्लॉकेज हो जाए किस तरह से कि अगर कोई ब्लड क्लॉट वहां पे बन जाए, जैसे कि क्या क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है अगर हम इसको इंसर्कल करें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक ब्लड क्लॉट है जिसे कि थ्रोम्बस कहा जाता है। और थ्रोम्बस किसके रिजल्ट में बनता है, वो बनता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक के बारे में, जिसे काफी डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि जब थ्रोम्बस बन गया है, मतलब ये कि ब्लड क्लॉट बन गया है, तो ब्लड क्लॉट के बनने की वजह से जो ब्लड है उसका रास्ता ब्लॉक हो गया है क्योंकि ब्लॉकेज हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वहां पर फ्लो नहीं कर पाएगा। जब ब्लड वहां पर फ्लो नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर जो हार्ट के सेल्स प्रेजेंट हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। स्टार्व्ड ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये कि वहां पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है कार्डिक स्कीमा। अब हम स्कीमा और कार्डिक स्कीमा जो है अगर वो बहुत अरसे लंबे अरसे तक रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट के सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हार्ट अटैक, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिसका मतलब क्या है कि जो हार्ट के मसल्स हैं, जो हार्ट के मसल सेल्स हैं उनकी डेथ हो गई है। फर्दर हम देखते हैं कि किस वजह से होता है। अगर हम दोबारा से बात करें तो हमने कहा था कि वहां पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, और ब्लड क्लॉट जो है वो किसके रिजल्ट में बनता है, ब्लड क्लॉट एथेरोमा के रिजल्ट में बनता है। और अगर हम साथ में एक डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो एथेरोमा है ये क्या है, ये बेसिकली पैचेस हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो आर्टरीज की वॉल में आ जाते हैं, जो किस वजह से होते हैं, जो मेनली हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन की वजह से। मतलब ये कि कोलेस्ट्रॉल जो है जब वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है, इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्लड में जो और सब्सटेंसेस है जैसे कैल्शियम है, इसकी जब डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, ये एक प्लैक बन गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पैचेस ऑफ एथेरोमा लाइनिंग है जो कहाँ पर है, आर्टरी में है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा दिफाई निज़ाम है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके एक्टिवेट होने की वजह से फर्दर वहां पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। और जब वो ब्लड क्लॉट बनता है तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लड क्लॉट है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की फर्दर जो ब्रांचेस अराइज हुई हैं उनमें बने, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, और उसके स्टॉप होने की वजह से यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब अगर हम दोबारा से देखें तो हम देख रहे थे कि जो एरेथ्रोमा है उसकी बात कर रहे थे, तो एरेथ्रोमा जो होता है वो क्या होता है, वो फैटी पैचेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो प्लैक है जो कहाँ पर बनता है, जो बनता है इनर लाइनिंग में आर्टरीज की। फर्दर हम देखते हैं कि जो हर प्लैक
प्लैक है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका जो आउटर शेल है वो हार्ड होता है और उसके अंदर जो है वो सॉफ्ट फैटी कोर, मतलब उसके अंदर जो है वो सॉफ्ट फैटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इस प्लैक की वजह से हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉट, और फिर ब्लड क्लॉट की वजह से फर्दर क्या होता है कि जो हार्ट के सेल्स हैं वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, और जब वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती तो इसका मतलब है कि वहां के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो उन सेल्स में क्या होता है कि उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हार्ट अटैक होता है, जिसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहा जाता है, जो कि आज हमने स्टडी किया। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या है? ये एक नर्वस डिसऑर्डर है। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा आसाबी निज़ाम है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। तो अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो अगर हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, मतलब ये कि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्ट्रोक, जिससे सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। तो अब अगर हम ये देखें कि जो स्ट्रोक है वो कितनी टाइप्स का है, तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो है स्केमिक स्ट्रोक, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि किस वजह से होता है। ये ब्लड क्लॉट की वजह से, मतलब ये कि अगर ब्लड का कोई क्लॉट जो है या जमा हुआ खून जिसे कहते हैं, कि वो क्या करे, वो जो ब्लड वेसल्स है जो कि ब्रेन की तरफ जा रही है उसको ब्लॉक कर दे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं मिल सकेगी जिस तरह से नॉर्मली मिलती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉट स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ ब्लड टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो जो सेकेंड टाइप है वो है हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज स्ट्रोक को अगर हम देखें एक डायग्राम से, तो जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस वजह से होता है। ये होता है जब कोई भी ब्लड वेसल जो कि ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जा रही है, अगर वो ब्रेक हो जाए, मतलब ये वो कट जाए किसी भी तरह से, तो फिर वहां पर क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन का वो वाला एरिया जिन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, वो बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर हम साथ में इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन है। उसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देती है। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो जो डायबिटीज मिलाइटस है, इसके अलावा हाई अल्कोहल कंजम्पशन हो तो वो क्या करता है, वो भी स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देता है। तो अगर हम साथ में देख लें कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि उनका जो फेस है वो अनइवन हो जाता है, मतलब ये कि वो नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक और डायग्राम देखें जिसमें आपको जो है वो एक नॉर्मल फेस नजर आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर हम ये वाली डायग्राम देखें तो उनका फेस एक साइड पे लिफ्ट हो गया है, वो अनइवन हो गया है। इसके अलावा उनका जो एक आर्म है वो इस तरह से जैसे हैंग हो गया है, हैंगिंग डाउन, मतलब ये कि वो नीचे की तरफ जाता है, उनके अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहता। अगर उन्हें कहा जाए कि वो अपने उस वाले बाजू को ऊपर को उठाए तो वो उस बाजू को ऊपर नहीं उठा पाते। जैसे कि नॉर्मली अगर देखें तो किसी पर्सन को कहा जाए तो वो अपना बाजू ऊपर उठा सकता है, लेकिन अगर स्ट्रोक हो तो उसकी वजह से वो अपने बाजू को अपनी मर्जी से ऊपर नहीं उठा सकते। इसके साथ हम देखते हैं कि जो उन्हें अगर कोई फ्रेज बोलने को कहा जाए, उन्हें अगर एक जुमला कहा जाए बोलने के लिए, तो वो उसको दोबारा से नहीं बोल पाते, मतलब उनकी स्पीच जो है वो स्लर हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं बोल पाते। तो उसके लिए होना क्या चाहिए कि इनमें से कोई भी सिम्टम अगर नजर आए, पता चले कि कोई भी ऐसा सिम्टम है, तो फौरन से उसको, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सवियर हेडेक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्या है कि
ये जो है ये ब्रेन के जो हम कह रहे हैं कि वेसल्स जा रही है वहाँ पे ब्लड क्लॉट या ब्लीडिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो है वो अपना बैलेंस लूज कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और जो सिम्टम है उसे कहा जाता है एफेजिया। अब ये जो है ये क्या है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बात को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि उनकी जो स्पीच है वो नॉर्मल नहीं रहती, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एफेजिया भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करें कि इन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इन्हें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, उसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। ब्लड थिनर क्यों दिए जाते हैं, ताकि ब्लड जो है वो पतला हो और जो ब्रेन के सेल्स हैं वहां तक ब्लड सप्लाई हो सके। अगर हम थिनर्स की बात करें कि कौन कौन से हैं, तो उसमें हम एक देख लेते हैं कि हेरापिन जो है उसको यूज किया जाता है एज अ ब्लड थिनर। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। और हाइपरटेंशन की बात कीजिए कि हाइपरटेंशन क्या है, तो हम कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। जैसे हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो फोर्स है जिसके साथ जो है ब्लड पुश करता है आर्टरीज की वॉल को। जब वो उसमें से फ्लो कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर। और अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए वो 120/90, जब उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि कौन सी वाली कंडीशन है, हाइपरटेंशन की। तो हम देखेंगे कि उससे किस तरह से प्रिवेंशन मतलब बचा जा सकता है और उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी वेट, मतलब ये कि अगर एक्सरसाइज की जाए और अपने वेट को मेंटेन किया जाए तो उसकी क्या हो सकता है कि वो हमें बचा सकता है हाइपरटेंशन से। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अगर हेल्दी फूड लिया जाए और ऐसा फूड लिया जाए जिसमें कि लो सॉल्ट है, इसके अलावा ऐसा फूड लिया जाए, ऐसी डाइट लिया जाए जिसमें क्या प्रेजेंट हो, जिसमें विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट हो, तो फिर क्या होगी, वो भी एक प्रिवेंशन है हाइपरटेंशन से। इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट की बात करें तो अगर हम अपनी डाइट में शुगर और जो टेबल सॉल्ट है, मतलब ये कि जो नमक है, अगर उसकी मिकदार को कम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वो भी इफेक्टिव होते हैं इन रिड्यूसिंग हाइपरटेंशन, मतलब ये कि हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। अब अगर हम साथ में देखें कि इसके प्रिवेंशन के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि सिगरेट या अल्कोहल का जो इनटेक है वो कम से कम, बल्कि उसको स्टॉप कर देना चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सोडियम इनटेक है, मतलब ये कि जो नमक है वो कम से कम लेना चाहिए डाइट में। इसके अलावा हम देख रहे हैं इस नमक के साथ साथ लेस शुगर इनटेक होना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा जो फूड है वो कौन सी वाली लेनी चाहिए, जिसमें फैट्स की मिकदार कम से कम हो। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देख रहे हैं कि हमें कौन सी वाली डाइट लेनी चाहिए। डाइट वो वाली लेनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वो वाली डाइट जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उसका इंटेक होना चाहिए, और जिसमें फैट्स हैं वो कम से कम लेनी चाहिए। अब अगर हम साथ में देखें तो हम देखते हैं कि अगर हम ऐसी डाइट लें जिसमें क्या हो, कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा हो, तो फिर उससे क्या होगा, थ्योरेटिकली ये देखा गया है कि कैल्शियम का जो इंटेक है अगर वो ज़्यादा हो तो वो काउंटरएक्ट करता है सोडियम के साथ, मतलब वो क्या करता है, काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ सोडियम। अब फर्दर हम देखते हैं कि वो किसके ऊपर एक्ट करता है, वो एक्ट करता है किडनी के ऊपर, ताकि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करे। अब अगर हम ये बात करें कि इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे डिक्रीज होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर सोडियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा, जैसे कि NaCl की बात करते हैं कि अगर NaCl बॉडी में ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगी। वाटर रिटेंशन की बात करें कि फर्दर फिर उसकी वजह से क्या होता है, एक हम कह रहे हैं कि सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे डिजिटैलिस कहा जाता है। डिजिटैलिस लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है और उसके रिलीज होने की वजह से हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब ये कि बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी है, उनकी जो सलाहियत है, और या फिर हम कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा ब्लड वेसल्स के ऊपर। जब वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम बार बार ऊपर देख रहे थे जब प्रिवेंशन की बात कि हमारी डाइट में
NaCl की मिकदार जो है वो कम से कम होनी चाहिए। अब अगर हम फर्दर बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर सवेयर केसेस हो जाए, मतलब ये कि अगर हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। और मेडिसिन कौन सी वाली रिकमेंड की जाती है, उसमें हम देखते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पे वर्ड एंटी की बात करें तो एंटी का मतलब है अगेंस्ट, और हाइपरटेंसिव क्या है कि हम कौन सी वाली मेडिसिन दे रहे हैं हाइपरटेंसिव के अगेंस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में।